राष्ट्रकूटा डायनेस्टी। वेलकम टू एसके एजुकेशन। में सुमित केएसपी। दोस्तों, अब तक हमने समझा कि किस तरह से पाल वंश की स्थापना हुई थी और उसके अंदर हम समझा था दोस्तों, और गुर्जर प्रतिहारा वंश के शासकों के बारे में समझा था। और दोस्तों, हम समझने वाले हैं जो राष्ट्रकूट वंश था उसकी स्थापना के बारे में क्या कहा जाता है। उसके जो प्रथम जो महान शासक थे उसके अंदर जैसे हमने समझा था दोस्तों, त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था, तीन राजाओं के आपस के बीच में आक्रमण जब हर्षवर्धन के ऊपर कर दिया था दोस्तों। ये सब दोस्तों एक अलग चीज़ है। अब दोस्तों हम बात करने वाले हैं कि राष्ट्रकूट वंश की क्या मतलब, कैसे इस तरीके से स्थापना हुई थी। तो दोस्तों समझते हैं राष्ट्रकूट वंश। दोस्तों दोस्तों आज का जो इलाका है दोस्तों, इसको कहा जाता है दोस्तों, इसको राष्ट्र के नाम पर इसका कहा जाता है क्योंकि दोस्तों इसके जो इस शासक थे राष्ट्रकूट इनको कहा जाता था। और दोस्तों जो इसका संस्थापक था वो था दोस्तों दंती दुर्ग। और दंती दुर्ग के बारे में दोस्तों मैं आपको बता ही चुका हूँ। इसकी लड़ाई हुई थी नागभट्ट प्रथम के द्वारा। राष्ट्रकूट शासक के बारे में मैंने समझा था दोस्तों, जब गुर्जर प्रतिहारा वंश की हुआ तो नाग प्रथम हार गया था राष्ट्रकूट वंश से ही। ये मैं दोस्तों उसी के अंदर बता ही चुका था, तो दोस्तों ये चीज़ बताने की जरूरत है ही नहीं। दोस्तों राष्ट्रकूट वंश का जो दंती दुर्ग था ना, इसकी राजधानी मान्यखेड़ थी। और दोस्तों एक बात बोलो तो दोस्तों, ये जो राजाधिराज की उपाधि करते रहते धारण, क्योंकि इनका उपाधि धारण करने की ज़्यादा आदत थी। दोस्तों इसी के अंदर एक महत्वपूर्ण शासक आता है कृष्ण प्रथम। कृष्ण प्रथम ने दोस्तों जो आज कैलाशनाथ मंदिर है एलोरा की गुफाओं के पास, जो पहाड़ को काट कर बनाया गया हो, इसी के द्वारा ही बनवाया गया था, कृष्ण प्रथम के द्वारा राष्ट्रकूट वंश के। और दोस्तों प्रथम जो कृष्ण प्रथम था उसके बाद ध्रुव शासक बनता है। तो ये दोस्तों पहला शासक था, तो इसी के शासनकाल ही में त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था। और ये दोस्तों मैं पहले ही बता ही चुका हूँ, क्योंकि दोस्तों इसको बताने की जरूरत है ही नहीं। गुर्जर प्रतिहारा वंश के बारे में जब मैं पढ़ा रहा था, और साथ ही साथ दोस्तों उसके अंदर मैंने ये भी समझा था कि किस तरीके से लड़ाइयाँ हुई थी। उसके अंदर ध्रुव शासक था और ये गुर्जर प्रतिहारा वंश का कई सारे शासक थे। तो इसी के शासनकाल में ही, ध्रुव के शासनकाल में ही त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था। और दोस्तों इसी में एक शासक आता है गोविंद तृतीय। इसने भी दोस्तों जो दक्षिण के शासक थे उनको हरा दिया, और इसी ने एक उपाधि धारण करी थी, कीर्ति नारायण। ये उपाधि इसने धारण कर लेता है। इसके बाद दोस्तों गोविंद तृतीय के बाद एक शासक आता है अमोघ वर्ष। ये भी दोस्तों अपने पिता की भांति बहुत अधिक शक्तिशाली था, महान था। और दोस्तों इसने एक उपाधि धारण की थी, नृपतुंग की उपाधि। और फिर दोस्तों इसके बाद क्या आता है कि इसने दोस्तों एक और याद होगा दोस्तों, जो शासक पाल था नारायण पाल, उसको दोस्तों इसने पराजित कर दिया था अमोघ वर्ष ने, जब मैं आपको पढ़ा था पाल वंश के अंदर ही। तो ये सब मैंने दोस्तों उसके अंदर बता ही दो था। और दोस्तों ये जो शासक थे ये थे दोस्तों देवी की पूजा, माता की पूजा करते थे। और जैन धर्म के अनुयायी जो भी दोस्तों जितने भी थे ना, तो इस समय जो जैन सन्यासी थे इनके ज़्यादा रूलर्स अंदर शासन करते थे। तो इसकी जो गुरु थे ना, तो वो थे दोस्तों जिनसेन। दोस्तों ये जैन धर्म को ज़्यादा फॉलो करते थे, शुरू में देवी माता को फॉलो करते थे, फिर इसके बाद दोस्तों जैन धर्म को अपना लेते हैं। तो इस प्रकार दोस्तों राष्ट्रकूट वंश चलता है, धीरे धीरे इसकी समाप्ति होने लग जाती है दोस्तों। इसी के बाद दोस्तों क्या होता है, साम्राज्य का दोस्तों लड़ाई होने लग जाती है, गुर्जर प्रतिहार का जैसी पतन हो जाता है। तो उसके बाद क्या होता है दोस्तों कि धीरे धीरे साम्राज्य टूटने लग जाता है। महमूद गजनवी भी दोस्तों भारत में आक्रमण कर देता है, और गुर्जर प्रतिहारा के वंश भी दोस्तों कई भागों में बढ़ जाते हैं, जैसे दोस्तों परमार वंश, चंदेल वंश, चौहान वंश, गढ़वाल वंश, कलचुरी वंश, चालुक्य वंश। इस तरीके से दोस्तों जो गुर्जर प्रतिहारा वंश था ये टूट जाता है। और दोस्तों इस प्रकार धीरे धीरे मुस्लिमों का आक्रमण भारत पे होने लग जाता है। अब दोस्तों हम अगली वीडियो में बात करेंगे जो शासक आए थे चंदेल वंश, और दोस्तों जो परमार वंश थे उनके बारे में समझेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।